हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पोर्टल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रही है उसकी अपडेट के बारे में। फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है, क्यों हो रही है, किस कानूनों को लेकर हो रही है, कौन कौन से ऐसे कानून है जिनको लेकर फार्मर्स जो है वो धरने में बैठे हुए हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, क्या वो एक्चुअली में कानून है, उन सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो फ्रेंड्स बिलीव मी आप लोगों के लिए देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक ऐसी वीडियो है, वो एक ऐसा कंटेंट है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो इट्स रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर देखें। तो आज हम बात करते हैं अपडेट के बारे में कि इस पूरे के पूरे इशू में एक नया अपडेट क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, इस पूरे इशू में जब से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं जो कम से कम एटलीस्ट दिल्ली के अराउंड, तो जो इनको दिल्ली में आए हुए या दिल्ली के अराउंड एटलीस्ट प्रोटेस्ट करते हुए तो हो चुके हैं 10 to 15 डेज ऑलमोस्ट। तो अब फाइनली क्या हुआ है कि इनकी कुछ टॉक्स भी हुई है, यानी कि फार्मर्स यूनियन या फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कुछ मीटिंग्स हो रही है, कुछ टॉक्स हो रही हैं। उन टॉक्स में क्या निकल कर आ रहा है और जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल दिए, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और फार्मर्स क्या बोल रहे हैं, तो वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोटेस्ट के चलते बहुत सारी टॉक्स, बहुत सारे वर्बल सेशंस जो हैं वो हुए हैं बिटवीन फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इन सब टॉक्स में क्या हो रहा है, फार्मर्स एंड गवर्नमेंट बोथ, इन दोनों का जो रवैया है बहुत ज्यादा अड़ियल है। अब ये अड़ियल किस तरह से है कि फार्मर्स जो है वो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं, उनकी डिमांड सिर्फ एक है कि जो भी ये नए कानून आए हैं, ये तीनों के तीनों, यानी कि आपको याद होगा एसेंशियल कमोडिटीज की अमेंडमेंट एक्ट और बाकी दो फार्म बिल्स, ये जो तीनों के तीनों नए अमेंडमेंट या आप कानून जो भी कह लो, ये जो पास हुए इनको रिपील किया जाए। फार्मर इसके अलावा और कुछ चाह ही नहीं रहा, वो इस बात पर अड़ गया। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सीधा आके बोलते कि नहीं जी, हम रिपील तो नहीं करेंगे, बट हाँ आप अपने कंसर्न हमें बताएं, हम उसे एड्रेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इन लॉज में अमेंडमेंट लाएंगे। अब यहाँ पे ये जो एक इम्पास क्रिएट हो गया है, इस इम्पास का मुझे तो कोई ऐसा एंड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट थोड़ा सा नहीं समझेगी बात को या तो फार्मर्स थोड़ा सा नहीं समझने के लिए तैयार रहेंगे, दोनों अड़ियल रहेंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इन्हीं चीजों के चलते गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल्स दिए फार्मर्स को, वो क्या है वो समझते हैं। तो पहला प्रपोजल गवर्नमेंट ने बोला दैट द गवर्नमेंट इज रेडी टू कंसिडर विद ओपन माइंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू विच द फार्मर्स हैव एन ऑब्जेक्शन। वैसे मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा ही जल्दी सरकार को ऐसा लग गया कि शायद उन्हें ओपन माइंड से इस कानून के बारे में बात करनी चाहिए, और या फिर वो अब रेडी है। मतलब इतने ज्यादा ह्यू एंड क्राई के बाद तो कोई भी ओपन माइंड से रेडी होना ही चाहिए। स्पेशली गवर्नमेंट को तो होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है लोगों को साथ लेके चलना, लोगों के लिए लॉ बनाना। लेकिन लोगों के लिए कानून बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी कोई चीजें कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो ये प्रपोजल तो आई डोंट नो व्हाई उन्होंने क्यों दिया, इसको तो मैं बिल्कुल हटा ही देता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रपोजल की तरफ। तो ये जो सेकंड प्रपोजल है फ्रेंड्स, ये सेकंड प्रपोजल कहां से आ रहा है, क्योंकि जो लॉज थे, जो उन्होंने ऑलरेडी लॉज बना दिए, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, फार्मर्स के क्वेश्चंस क्या आ रहे थे, जो रादर उनके प्रोटेस्ट के भी कुछ रीजन थे, वो क्या था, वो ये था कि आपने ना एक तरह से जो हमारी मंडी थी, यानी जो एपीएमसी के अंडर जो हमारी मंडी बनती थी, वो आपने पूरे का पूरा जो मंडी सिस्टम था, वो मंडी सिस्टम ही आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और सरकार एक बात तब से कही जा रही है कि नहीं जी, हमने मंडी सिस्टम खत्म नहीं किया। तो फिर फार्मर ने बोला, देखिए आप कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम जो है आपने खत्म नहीं किया, लेकिन आपने उसको चलने लायक भी कहाँ छोड़ा, क्योंकि आपने जो आपकी मंडी, जो एपीएमसी के अंदर जो मंडी चलती थी, जिसे कुछ जगह पर मार्केट कमेटी भी बोला जाता है, उन सब के अंदर तो आपके जो टैक्स थे, जो लेवीज थे, 10 तरह के चार्जेस थे, वो सब तो अभी भी हैं। बिकॉज मंडी, आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी और नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको जरूर देखें। तो उसमें अब मंडीज क्या थी, एक रेगुलेटेड मार्केट होती थी। तो वो रेगुलेटेड मार्केट है, तो भाई आपने क्या कर दिया कि उस मंडी के बाहर, पहली बात तो आपने इस मंडी के बाहर कुछ भी चीज बेचने को इतना ल्यूक्रेटिव बना दिया, उसको आपने टैक्स फ्री कर दिया, उसको आपने फ्री मार्केट छोड़ दिया, वहां पे कोई टैक्स नहीं, कोई फालतू के चार्जेस नहीं। तो कोई भी मंडी में क्यों खरीदेगा, पहली बात तो जो भी खरीदना चाहेगा वो बाहर ही खरीदेगा। तो इसीलिए इनडायरेक्टली आपने मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया। और फार्मर्स अपनी जगह देखिए गलत नहीं थे, बिल्कुल उनका प्रपोजल सही था। तो अब सरकार ने क्या प्रपोजल दिया, उन्होंने बोला कि देखो भाई, वो एक ऐसी अमेंडमेंट के लिए तैयार है जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे देंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो इन प्राइवेट मंडीज को, यानी जो एपीएमसी मंडी के अलावा जो प्राइवेट, जो फ्री मार्केट वाला एरिया है, जहाँ पे सरकार ने बोला था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना तो वो अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट्स में टैक्स लेवीज जो उनको लगाना है वो लगा सकती है। अब एक बात समझिए कि जब तो सरकार ये कानून बनाती है, तब तो वो सारी पावर जो है सेंट्रल के हाथ में रख देती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पूरा प्लान ये था कि फार्म ये लॉज बना के हम क्या करें, पूरी की पूरी पावर सिर्फ अपने हाथ में रख के कहीं दे ही ना। मतलब कानून बनाने से पहले तो आपने किसी भी राज्य सरकार की बात सुनी नहीं। अब आई डोंट नो, जहाँ पे फेवरेबल राज्य सरकार है शायद वहां पे उनकी बात सुनी भी, आई डोंट नो, लेकिन फॉर श्योर जहाँ पे इनकी आपकी राज्य सरकार नहीं है वहां पे तो आपने किसी की बातें सुनी नहीं। अब और वैसे भी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हर राज्य सरकार में, अब जिस सेंटर में गवर्नमेंट होती है तो हर हर स्टेट में सेम गवर्नमेंट नहीं होती, सेम पार्टी पावर में नहीं आती, वहां पे अलग अलग पार्टीज होती है। उसका अगर आप एग्जांपल भी देखें तो देखिए दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी है, वेयर सेंटर में जो आपको पता है ये बीजेपी पार्टी है। तो जब आप कानून बनाते हैं आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर थी कि जी सारे पावर तो जो है ना वो सेंटर के हाथ में रहेगी, स्टेट को हम क्यों दे दें, स्टेट की सुननी नहीं पड़ेगी और स्टेट से कुछ स्टेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ऊपर से आपने ये भी बोल दिया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस मंडी के बाहर कोई टैक्स या चार्ज नहीं लगाएगी, लेकिन आपने तब तो ये बात कहीं नहीं लिखी कि वहां पे उसके बाहर कोई सेंट्रल टैक्स भी नहीं लगेगा। मतलब इन द सेंस कि आप उन्होंने ये बोला कि देखो जी स्टेट जो है ना वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी उन ट्रांजेक्शन पे, लेकिन सेंट्रल टैक्स अगर कुछ लगने वाला होगा, कुछ लेविएबल होगा तो वो तो तब भी कलेक्ट होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी हाल में अपना तो मुनाफा छोड़ने के मूड में थी नहीं किसी भी एंगल से। स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि जी आपको चार्ज करोगे नहीं, अच्छा मंडी के बाहर बेचना बनाना था ल्यूक्रेटिव। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए जी हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, हम राज्य सरकारों को पावर दे रहे हैं कि अब राज्य सरकार जो है, जो राज्य सरकार चाहे वो एपीएमसी मंडी के अंदर जो रेगुलेशन चल रही है उनको बाहर यानी फ्री मार्केट में भी लगा दें। यानी कि आपको तो अब आप एपीएमसी मंडी हो या आपकी बाहर की फ्री मार्केट हो, दोनों सेम हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ, ये तो आपने राज्य सरकारों के हाथ में दे दिया। और अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सेम नहीं होती, इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सरकार कभी भी सेम सेंटर वाली हो भी नहीं सकती। तो ऐसी जगहों पे क्या होगा, और कोई भी राज्य सरकार अपनी, भाई उसको ये पता है ना वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे, आप मुझे बताएं। अगर तो कोई भी राज्य सरकार उसको फ्री मार्केट को रेगुलेट करती है और मंडी की तरह बना देती है, तो वहां पे वो जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के ट्रेडर्स से बिल्कुल छत्तीस कांगड़ा हो जाएगा उनका। और वहीं पे अगर वैसा नहीं करती है तो किसान से तो उनका वैसे भी बैर हुआ ही हुआ है। तो अब बात ये होती है कि भाई जब बात हर 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 किसी पार्टी का एक मुद्दा होता है कि इलेक्शन जीतना, करेक्ट। अब काम क्या करना है, कैसे करना है, वो बात की चीज होती है। जो सरकार पावर में होती है उसको भी एक यही डर रहता है कि भाई हमारी सरकार चली ना जाए, हर किसी को अपने अगले इलेक्शन की पड़ी होती है। तो कोई भी सरकार, और अब सबको ये पता है कि भाई अपने राज्य में ट्रेडर से, यानी कि जो पावरफुल और जो रिसोर्सफुल लोग हैं उनसे लड़ाई करने से बेटर है कि भाई थोड़ा सा ना फार्मर्स कोई थोड़ा सा अनहैप्पी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स को वैसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है इलेक्शन पे, लेकिन ट्रेडर्स से तो बहुत पड़ता है। इसके चक्करों में अब आपने और राज्य सरकार जो है वो कितना काम करेगी, आई डोंट थिंक। तो मुझे तो लगता नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही इस तरह की चीजें बहुत बड़ी फियास्को ही होके निकलेंगी। अब और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्चुअल में लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से कानून पास करवाए बनाने के बाद, तो उस तरह से वो उनके लिए कितना मुश्किल था ये बोलना कि ठीक है जी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। तो हम तो सेंटर में बैठे ना, हम ये बात बोल देते हैं कि अब से एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी सब सेम रहेगी, कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं रहेगा। क्या क्या मुश्किल था बोलने में, पर नहीं बोला क्या। तो ये प्रपोजल भी मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। अब हम आते हैं थर्ड इशू पे। तो सरकार ने ये बोला कि जी फार्मर का एक इशू है जो फार्मर्स उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी आपने जो नया कानून बनाया ना उसके अंदर आपने एक ऐसी कंडीशन डाल दी, यानी कि आज के टाइम में हमसे कोई भी खरीद बेच कर सकता है, बस उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसके बाद एक पैन कार्ड होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये अपने आप में ना बहुत ही ज्यादा एक अटपटी सी चीज है, कम से कम मुझे तो लग रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये चीज मानने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि किसान ही ये वाला क्वेश्चन क्यों उठाएगा। आप मुझे बताएं, किसान जिसका काम बेचारा जो अपनी फसल उगाता है उसका काम होता है मैं अपनी फसल बेच सकूं किसी को तरीके से अच्छे दाम पे, भाई थोड़ा मेरा प्रॉफिट हो जाए, मैं अपना घर पाल सकूं, वो आदमी जिसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है भाई अपना माल बेचना, वो ये चक्कर में क्यों पड़ेगा, वो इस पे टेंशन क्यों उठाएगा कि जी आप लोगों ने बस ऐसा बोल दिया कि जी जिसके पास पैन है बस ना वही खरीद सकता है। अरे तो भाई उसको क्या मतलब है, जिसको अपनी फसल बेचनी है उसको फसल बेचनी है, उसको ये चेक करना है जिसको बेच रहा है उसके पास पैन है, आधार है, उसके बाद वोटर आईडी नहीं, उसको क्या मतलब इन चीजों से, उस किसान को इससे कोई मतलब नहीं। करेक्ट। अगर सरकार ने जब कानून बनाया, सरकार ने जो उसकी रीजनिंग दी उसमें क्या बोला कि जी देखिए हम ना एक ई मार्केट सेटअप करना चाहते हैं, यानी कि ई प्लेटफॉर्म मार्केट सेटअप करना चाहते हैं जिसके थ्रू किसान यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है उसको डायरेक्ट एंड कंज्यूमर यानी कि जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं उनसे डायरेक्ट हम मिलवाएं। राइट। तो अगर सरकार का एक्चुअली में इतना अच्छा मोटिव था, ये बीच में से मिडलमैन को हटाना था, तो ये इसके लिए तो बहुत अच्छा काम था कि भाई आपके और मेरे जैसे लोग, हमें बस क्या चाहिए, हमें एक पैन कार्ड ही चाहिए ना, जो हमें उस ई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराना है। ठीक है जी, हम कराए थे, हम जाएंगे, हम डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे, क्या दिक्कत है, किसान के लिए भी फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है, इसमें दिक्कत कहाँ है। लेकिन इस चीज के पीछे एक वजह है जो शायद कम से कम मैं तो देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों को ये चीज अभी तक पता भी एक्चुअली में होगी या नहीं होगी, कि जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, यानी कि जब ये कानून लाए गए थे, फार्मर्स के साथ साथ जो मिडलमैन का ग्रुप था उनका भी एक प्रोटेस्ट हुआ था।
वो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है नहीं चल रहा है, फ्रैंकली फ्रेंड्स वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा कोई रिपोर्टिंग तो मुझे मिल नहीं रही। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस टाइम पे इन मिडिल मैंस की भी एक प्रोटेस्ट आई थी। वो मिडिल मैंस की प्रोटेस्ट क्या थी, वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे प्रोटेस्ट थी कि देखिए आप लोगों ने जो ये कंडीशन रख दी ना बीच में कि सिर्फ पैन कार्ड वाला आदमी खरीद सकता है, यानी कि पैन कार्ड से तो कोई भी, कि भाई जिसको जो एंड कंज्यूमर है आपके मेरे जैसा, अब तो वो भी डायरेक्ट किसान से खरीद सकता है। तो अगर कल को हमारे जैसे आदमी अगर मंडी पहुंच गए, या मान लो इनके फ्री मार्केट में पहुंच गए, जहाँ पे ये लोग किसान को बेवकूफ बना के मतलब 50 रुपए की 25 में खरीद रहे होते हैं, हम जैसे लोग भी वहां के अगर 30 में खरीद लें, क्योंकि हमको हमारी मार्केट में रिटेल स्टोर में वही चीजें 80-80 रुपए की मिल रही है, हम अगर कहीं जाते हैं और हमें वो 30 की मिल जाए तो हम तो डायरेक्ट वहां से खरीद लेंगे। तो वहां पे नुकसान किसका हो रहा था, नुकसान हो रहा था अगेन इन ट्रेडर्स का। तो अब ये तो सरकार अब सरकार ने क्या बोला कि जी हम एक अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, जिससे क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो फिर से एक पोर्टल बनाएगी, वो फिर से एक ऐसा तरीका बनाएगी, ऐसे ऐसे कानून बना देगी जिससे कि फिर से सिर्फ पैन कार्ड नहीं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें, ये सब की सब जरूरत पड़ेगी। और जिनके पास ये चीजें होंगी सिर्फ वही लोग दोबारा किसान से डायरेक्ट खरीद पाएंगे। तो मतलब ये इसमें इसमें क्या कुछ अच्छा हुआ, या फिर इसमें इसका क्या फायदा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मेरे को तो दिख रहा है कि भाई जो चीज पहले थी वो फेल हो गई। अगर वही चीज करनी थी तो फिर इतनी ज्यादा एजिटेशन किस लिए, इतने ज्यादा कानून लाने की जरूरत है क्यों? जिसके चक्कर में, आपके चक्कर में आज सर्दी में, कोविड के टाइम में इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। एक किसान जो अपना खेत छोड़ के यहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पे आके बैठा हुआ है, ये सब किस लिए? पर खैर छोड़िए, भावना मना बहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर सरकार का कहना है कि जी फार्मर्स की एक और बहुत बड़ा इश्यू है, फार्मर्स जो रेज कर रहे हैं वो है अबाउट देयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वो बिल्कुल सही भी था, बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट था किसानों का इस चीज को लेके। और अगर आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो देखी हो फ्रेंड, तो आपको पता होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था और इस पे क्या होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या। करेक्ट, तो क्या होना चाहिए था सरकार को? और मैं ये नहीं कह रहा सरकार बेवकूफ है, सरकार मेरे से तो 2 कदम आगे। सरकार को एक्चुअली पता है क्या होना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए था, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। क्या अब जो अमेंडमेंट लाए क्या उसके थ्रू वो कर रहे हैं? नहीं। फिर फंसा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी हम जो है ना किसानों को वापस से एक राइट दे देंगे कि वो एसडीएम की जगह छोड़ के सिविल कोर्ट अप्रोच कर सके। अरे मेरा कहना ये है कि अगर आपकी इंटेंशन ये है, मान लीजिए लेजिस्लेचर की इंटेंट ये होती है, ये थी कि भाई हम जो है, हमें चाहते हैं कि जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केसेस हैं, राइट, अब आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहें, आप स्पॉन्सर फार्मिंग कहें, आप इन्हें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए जब सरकार ने कानून बनाया तो सरकार ने क्या रीजनिंग दी? सरकार ने बोला कि देखिए ये जो किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, इसके अंदर जो अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट का क्विक रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मर्स और हमारे ट्रेडर्स, फार्मर्स और हमारी ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, इन दोनों का जो टाइम है, इन दोनों का जो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लोग एंटर करते हैं, उन चीजों में अगर हम इनको कोर्ट के धक्के खिला देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही था, देखिए इंटेंट अपनी जगह बिल्कुल सही थी। तो मैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या, उन्होंने एक अलग से पता नहीं कोई कंसिडरेशन प्रोसेस डाल दिया, पता नहीं क्यों, किस लिए, और जुडिशरी को एक्सक्लूड कर दिया। तो अब सरकार ने क्या बोला कि देखिए जी आपकी डिमांड थी ना कि आपको कोर्ट जाना अलाउ किया जाए, तो लीजिए हम सिविल कोर्ट को अलाउ कर देते हैं, सिविल कोर्ट की जुडिशन बना देते हैं कि अब कोई भी डिस्प्यूट होता है इन चीजों में तो फार्मर या जो कंपनी है, स्पॉन्सर है, दे कैन अप्रोच दी सिविल कोर्ट। अरे लेकिन सिविल कोर्ट तो भाई वैसे इतना ज्यादा ओवरबर्डन है, आप सिविल कोर्ट को क्यों जुडिशन दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। जब आप एक कंसिडरेशन बोर्ड बनाने को तैयार थे तो आप जाके स्पेशल कोर्ट्स क्यों नहीं बना देते? और स्पेशल कोर्ट्स में क्या प्रोसीजर रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्या उसका हो सकता है एक्चुअली में, वो सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया वो तरीके से। तो वो चीजें भी तो सरकार कर सकती थी, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते थे विद स्पेशल गाइडलाइंस। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब भी नहीं कर रहे हैं। अब सिविल कोर्ट में जाके तो आप फिर धक्के खिलवा देंगे। अगर कोई किसान वहां जाता है, अब किसान अगर सिविल कोर्ट जाता है मान लेते, तो वो कोर्ट के धक्के खाएगा या वो बेचारा खेत में जाके अपनी फसल पे काम करेगा? अब वो तारीख पे जाके सिर्फ तारीख पे खड़ा होता रहेगा हर बार कोर्ट में, या अपनी फसल जाके देखेगा कि मेरी फसल को क्या करना है क्या नहीं करना है? ये चीज भी आई डोंट एग्री टू दिस। उसके बाद जो प्रपोजल आया, अभी क्या ये प्रपोजल फ्रेंड्स, ये ज्यादा कुछ खास प्रपोजल नहीं, मैं आपको इन शॉर्ट बताया था। तो बेसिकली सरकार ने बोला कि देखिए जी जब तक क्योंकि उन नए लॉज में एक प्रोविजन था कि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट फॉर्म होंगे, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाएगी, एक अथॉरिटी बनाएगी, वहां पे रजिस्टर किए जाएंगे। तो जब तक ऐसी अथॉरिटी नहीं आती है तब तक वो सारे एग्रीमेंट जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग एसडीएम ऑफिसेज हैं, वहां पे रजिस्टर किए जाएंगे। तो इसका इतना कुछ खास रोल अभी इसको इस वीडियो में छोड़ते हैं। फिर एक और चीज, जो दूसरा एक और प्रपोजल है, अच्छा ये भी कुछ इतना खास प्रपोजल इसका कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या था कि किसानों को ये चीज एक्चुअली में, देखिए ये तो एक रूमर था, जो किसानों को एक्चुअली में बताया जा रहा था कि देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब इस कानून में क्या हो गया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उसके थ्रू जो स्पॉन्सर्स है ना, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो आपकी जमीन हथिया लेंगे, या आपकी जमीन पे अगर वो कुछ लगाएंगे, मतलब बेसिकली ये था कि आपकी जमीन हथिया लेंगे, करेक्ट, या आपकी जमीन के बदले लोन ले लेंगे। तो देखिए ऐसा उस कानून में कुछ भी नहीं था।
बिल्कुल, इनफैक्ट इसके उल्टा था। उस कॉन्ट्रैक्ट उस कानून में इसकी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट मनाही थी, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन था इन चीजों में, और ये बोला हुआ था कि कोई भी कॉर्पोरेट ऐसा काम नहीं करे, किसी किसान का कोई भी लैंड वैंड कोई भी चीज ना तो उस पर लोन ले सकता है, ना ही उसको हड़प सकता है। तो इसलिए इसका भी कुछ गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो पहले भी था, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मेन मुद्दा यानी फिर से एमएसपी, जो इतना हर जगह एमएसपी 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 चला रखा है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या बोला, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव रिटर्न अश्योरेंस रिगार्डिंग द करंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफ एमएसपी। यानी कि सरकार ने बोला कि देखिए जी, हम आपको रिटर्न में अश्योरेंस देने को तैयार है। हम तो डे वन से एक बात बोल रहे हैं कि हम आपकी एमएसपी नहीं हटाने वाले। तो ये तो सरकार कह ही रही है, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, डे वन से सरकार ये बोल रही है। और कि इन दोनों कानून को लाने के बाद किसी भी कानून में सरकार ने नहीं बोला कि वो एमएसपी हटाएंगे। जब वो क्यों हटाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी आपको हमारी बात में भरोसा नहीं है ना, तो आपको हम अपने रिटर्न अश्योरेंस देते हैं, तब तो हमारी बात मानेंगे कि आपकी एमएसपी जो कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अब फ्रेंड्स फिर वही बात आ गई, बात घूम फिर के ये है कि जी अगर आप एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, आप एमएसपी हटा नहीं रहे हैं, आप अश्योरेंस देने को तैयार है कि एमएसपी है, लेकिन एमएसपी का कोई फायदा भी है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि एमएसपी का पूरा सिस्टम है क्या, और इसका क्या कोई फायदा नहीं। जो अमेंडमेंट, जो प्रपोजल्स जो सरकार ने दिए, ये तो मैं आपको बताऊं, मतलब ये तो बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई। यानी कि जहां से बात शुरू हुई वहां से घूम फिर के वापस जो है बात वहीं आ गई। तो अगर यही होना था, यही करना है, तो इन दोनों कानून को खत्म करने में, वापस लेने में, रिपील करने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब बात, मतलब हम घूम फिर के उधर ही आ गए, तो जब उधर ही आना है तो ये अलग अलग कानून किस लिए? कोई फायदा भी तो हो उन कानून का, उल्टा इन कानून के नुकसान बहुत हैं, जिसके बारे में आपको मेरी वीडियो में इन डिटेल चीज मिलेगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से एमएसपी या एमएसपी के बारे में बात करना, या एमएसपी की रिटर्न एश्योरेंस देना, या कुछ भी करना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि एमएसपी से ना तो कोई पहले भला होता और ना ही आगे कोई होने वाला है। तो और मैं ये चाहता हूँ किसानों को भी ये चीज एक्चुअली समझनी चाहिए कि भाई इस एमएसपी पे लड़के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस एमएसपी से तो कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। और इन प्रपोजल के अलावा जो एक और अपडेट चल रही है वो ये है कि अन्ना हजारे जी जो है वो भी अब इस प्रोटेस्ट का पार्ट बन चुके हैं। वो भी इस किसान आंदोलन में जुड़ चुके हैं। अगर आपको ये चीज पता होगी कि अभी लास्ट ट्यूसडे को अन्ना हजारे जी जो है उन्होंने एक डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक की थी, और इसकी ये हंगर स्ट्राइक के बाद अब उन्होंने कल ये बात बोली है कि जी जन आंदोलन होगा। अगर किसानों की डिमांड नहीं मानी गई तो अब हम जन आंदोलन भी करेंगे। अब अन्ना हजारे जी के बारे में आज फ्रेंड्स हम में से किसी को भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमने उनका जो काम है, उनके जितने भी आंदोलन है वो इन पास्ट देखे हुए हैं। तो इस बात को मानने में अब कोई भी भूल नहीं करनी चाहिए कि अगर जो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो है फार्मर्स की बातें नहीं समझती है, उनकी बात नहीं मानती है, तो एक जन आंदोलन किया जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर ये जन आंदोलन शुरू हो गया, उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो कौन सा नया रूप ले सकती है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है अभी कि क्या हो सकता है। तो मेरा अपना मानना तो ये है कि इससे पहले कि ये जो प्रोटेस्ट एक जन आंदोलन में बदले, इसका एक सोल्यूशन अब निकाल लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम, इनफ इज इनफ। और ये दोनों तरफ से, किसानों और सरकार दोनों को समझना चाहिए कि, और दोनों को ये बोलना चाहिए देखिए बहुत हो चुका है, अब एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो हम आते हैं सोल्यूशन पे कि क्या सोल्यूशन का पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है, अब वहीं पे उसी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझते हुए उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए जब ये कानून लाया गया था, जब ये कानून पास हुए थे, तो सरकार की एक रीजनिंग थी जिसमें सरकार ने बोला था कि देखिए हम जो है ना एमएसपी के बाहर ये सब जो ट्रेड को ल्यूक्रेटिव बना रहे हैं, एमएसपी को थोड़ा सा मतलब ये सब थोड़ा सा इनको मॉडिफाई किया जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार को जो है ये सब एमएसपी पे खरीदने से और लोग, मतलब सरकार को जो है बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है। हो क्या रहा है कि सरकार जो है वो जैसे खरीद तो किसान से नहीं है एमएसपी पे, लेकिन उसको जो बेचना पड़ रहा है वो बेचना पड़ रहा है बहुत ही कम रुपए में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सरकार ये कहती है कि जी देखिए हमें तो क्या है कि हमें गेहूं खरीदना पड़ता है लेट्स से 21 में बिकॉज ऑफ एमआरपी, ठीक है। हमें चावल खरीदना पड़ता है लेट्स से 30 रुपीज में बिकॉज ऑफ एमएसपी है। अब एमएसपी के चक्कर में हमें तो किसान से चीजें खरीदनी ही पड़ती है इतने में, लेकिन हमें जो है हमें गरीबों को चीज देनी पड़ती है। गेहूं देना पड़ता है रुपीज 1 to 2 के अंदर, ठीक है। चावल देना पड़ता है 2 से 3 रुपए के अंदर। तो अब आप देखिए हम तो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग एंटिटी चल रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, अब ये सब सरकार अपने कोई अपने अच्छे दिल से या कुछ दुनिया का भला करने के लिए नहीं कर रही है। ये सरकार को क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता होगा एक एक्ट आई थी फ्रेंड्स, वो थी फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2013 में लाई गई थी। अच्छा, अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है इसके बारे में तो हम कभी और जानेंगे,
लेकिन ये कानून जो है ये बहुत लोगों को पता होगा और शायद बहुतों को नहीं भी पता होगा, और कुछ लोगों को तो शायद इसलिए पता होगा कि ये भाई ये एक्ट जो है ये कांग्रेस की गवर्नमेंट का, क्योंकि लाया तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट का एक चुनावी दाव था जो उन्होंने खेला था, और वो खेलने के बाद भी उनकी सरकार नहीं बच पाई, और ये जो है जो कांग्रेस का दाव था ये आके आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी बीजेपी के ऊपर पड़ गया बहुत ज्यादा भारी। तो आज जब सरकार ये कहती है कि जी देखिए हम खरीद तो एमएसपी पे रहे हैं, हमें बेचना इतने कम रुपए में पड़ रहा है, हमें तो इतना इतना हजारों करोड़ का लॉस हो रहा है इस चीज के चक्कर में चलते चलते, तो देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, हो तो यही रहा है कि जब आप इतने पे खरीद के और इतने कम में अगर आप बेचेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो करना इससे पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी कानून है। अब सरकार चाहे तो ये कानून को रिपील कर दे, लेकिन सरकार को ये भी पता है कि अगर ये कानून ही रिपील कर दिया तो सरकार के तो आगे आने वाले चांसेस जितने भी इलेक्शन दोबारा लड़के दोबारा पावर में आने के तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे, तो जीरो बाय मिल बड़े सन्नाटा हो जाएगा वो तो वो भी सरकार नहीं कर सकती। अब क्योंकि कानून एक पिछली सरकार बना के चलेगी तो उसको निभाना भी पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए ये सारी चीजें, और मैं बताऊं फ्रेंड यही चीजों को बचने के लिए सरकार ने जो सारे नए कानून बनाए वो मेरे हिसाब से इसी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, इसी ऑब्लिगेशन से बाईपास करने के लिए उन्होंने सारे कानून बनाए। ठीक है, अब ये कानून उन्होंने बना दिए, लेकिन वहीं पे एक चीज और देखने वाली बात है फ्रेंड, सरकार के ऊपर, सरकार के एक्सचेकर के ऊपर तब बर्डन क्यों नहीं पड़ता जब इतने सारे बैंक्स को इतने ज्यादा स्कैम्स हो जाते हैं उन बैंक्स के अंदर, इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है वहां से लुट जाते हैं, लुट के कहीं और भेज दिए जाते हैं, तब जो सरकार इनको फंडिंग करती है इन बैंक्स को, तब उसके एक्सचेकर पे क्यों नहीं बर्डन पड़ता। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक्स को डूबने देना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर बैंक्स डूब गए तो हमारी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है कि बैंक्स को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए और ये भी सरकार का काम है, लेकिन वहीं पे ये सिर्फ बैंक को नहीं किसानों को भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान हमारी बैकबोन है। अरे अगर बैंक नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, लेकिन अगर किसान ही नहीं होगा तो हम इंसान ही कोलैप्स कर जाएंगे। देखिए बहुत फर्क है, इकोनॉमी इंसानों से बनती है, लेकिन जब इंसान ही कोलैप्स हो जाएंगे तो फिर इकोनॉमी कहाँ रहेगी, कौन चलाएगा इकोनॉमी को। तो इसलिए ये कहना कि जी किसानों को हेल्प करने की वजह से हमारी सरकार पे बर्डन पड़ रहा है, वहीं पे बैंक्स को मदद करने के लिए आपको कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है, ये तो कहीं का लॉजिक नहीं है। और तीसरी बात इसी से हम समझे कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुलाई अगस्त के आसपास क्या हुआ था कि एक कुछ राहत पैकेज के नाम से ना सरकार ने कुछ स्कीम्स निकाली थी। उन स्कीम्स में क्या किया गया था कि जी जब सबकी अर्निंग बंद हो गई थी तो सरकार ने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जी अच्छा लोगों को ये दिखाया गया कि हम इतने लाख करोड़ का जो है ना पैकेज दे रहे हैं, हम इकोनॉमी में बूस्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं, हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एमएसएमई के नाम पे, ठीक है, एमएसएमई के नाम पे इन्होंने बहुत सारी अच्छा सब ट्रेडिंग यूनिट्स को, किसी इंडिविजुअल को नहीं, सबको दे दिए गए क्या, कोलैटरल फ्री लोन। तो फ्रेंड्स ये कोलैटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं, देखिए जब भी आप कभी लोन के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं ना तो कोई भी बैंक जो है आपको ऐसी मुंह उठा के लोन नहीं देता, वो क्या करता है, वो आपसे एक सिक्योरिटी मांगता है। यानी कि जिससे मान लीजिए आपको होम लोन चाहिए, ठीक है, आपको घर खरीदना है, आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला ठीक है जी आपको 50 लाख का लोन चाहिए हम देंगे, लेकिन जो आप घर खरीदेंगे वो आपको हमारे पास मॉर्गेज करना पड़ेगा, यानी कि वो सिक्योरिटी बनेगी घर, करेक्ट। तो इसी तरह से क्योंकि बैंक को भी क्या होता है, बैंक को वर्स्ट के सिनेरियो में देख के चलना पड़ता है। बैंक ये देखता है कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे को उससे ज्यादा ही वैल्यू, तो मेरे पास एक गिरवी चाहिए, अगर गिरवी होगी कल कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो कम से कम मैं वो चीज बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, करेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या करा, इन सब एमएसएमईज को इतने हजारों करोड़ का लोन दिया विदाउट कोलैटरल, मतलब ये तो आपने पैसा बांट ही देना, ये तो आपने एक्चुअली बांट दिया। अगर आज आप फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर कोई आज आपको कोई कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी फ्री लोन देता है तो उसके कितने चांसेस हैं कि आप लोग उसे रीपे करेंगे, क्योंकि देखिए अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई लोन मिल गया सरकार की तरफ से, चलो दिन खराब मतलब टाइम खराब था, आपको मिलने की जरूरत थी, आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है। वो लोन मिलने के बाद अब आपको पता है कि अगर मैं लोन वापस नहीं भी करूंगा तो मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, क्या करेगा बताओ आपसे कुछ। अब आपकी कोई जमीन तो गिरवी रखवा नहीं रखी उन्होंने, जो जमीन बेच दिया, ना घर गिरवी रखवा रखा, ना गाड़ी गिरवी रखवा रखी, ऊपर से क्या कर लेंगे, हद से हद आपके अगेंस्ट क्या लीगल प्रोसीडिंग चला देंगे। अब लीगल प्रोसीडिंग में भी क्या रिकवर कर लेंगे आपसे, मुझे बताएं। तो ये बात बोलना कि जी एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन देना पड़ा क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो तब भी नहीं हुई। जितने एमएसएमईज को इन्होंने कोलैटरल फ्री लोन दिया वो क्या हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बजाय उन लोगों ने, वहां के मेन ओनर्स ने, वहां के मेन प्रोमोटर्स ने, शेयर होल्डर्स ने अब या तो अपनी जेब भर ली, या जो उनकी कंपनियां चल रही थी एमएसएमईज, ये जो इंडस्ट्री चल रही थी उन पे जो लोन था थोड़ा सा उसको पे ऑफ किया, तो बैंक से पैसा घूम के वापस बैंक हो गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो तब भी जनरेट नहीं हुई। तो इसका फायदा किसे मिला, आप इस चीज को सोचिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता सकता हूँ फायदा किसे मिला, लेकिन अब थोड़ा कुछ आप भी सोचिए, मैं सब चीज डायरेक्टली नहीं बोलूंगा इसमें। तो यही इन्हीं सब के चलते ये कहना कि जी किसान से एमएसपी भी खरीद के हमें जो नुकसान हो रहा है या हमारे एक्सचेकर में बर्डन पड़ रहा है, अरे तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी भी तो है आपकी। आप एक तरफ जहां पे एक्चुअली
जहाँ पे एक्चुअली में आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, जो कि जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, जिसको आप कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, अपने इतने स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बना सकते हैं कि जहाँ पे स्कैम्स रोक सकें, वो आप कर नहीं रहे। लेकिन जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, जिनके लिए आपको एक्चुअली करना चाहिए किसानों के लिए, वहां आप जो है उसको, वहां पे जो आपकी एक्चुअल ड्यूटी है वो करने में आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरे ऊपर तो बहुत बर्डन पड़ रहा है, बहुत दबाव पड़ रहा है। अरे इसका सोल्यूशन, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, इसका सोल्यूशन है एमआरपी। बहुत सिंपल। इसको कोई कहते हैं कि परमानेंट एमएसपी कर दो, कोई कहता है एमआरपी। मैं कहता हूँ देखो जी, मेरा कहना है एमआरपी है, यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस। एक मिनिमम रिटेल प्राइस जो है ना फिक्स कर दो, कि वैसे भी सरकार के हर किसी प्रोडक्ट पे तो एमएसपी लगा देनी। सिर्फ आज के टाइम में सिर्फ 23 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 23 प्रोडक्ट्स पे जो है एमएसपी लगाया जाता है। एमएसपी भी कोई गारंटी तो है नहीं कि सरकार उस पर खरीदेगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जी आप एमआरपी यानी कि एक मिनिमम रिटेल प्राइस फिक्स कर दो, कि उन 23 चीजों को उसके फार्मर से कोई भी खरीदे। अब चाहे वो प्राइवेट मंडी हो, चाहे वो नॉर्मल मंडी हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे ये स्पॉन्सर एग्रीमेंट वाले हो, कोई भी हो, वो सब इस अमाउंट से तो ऊपर ही बाय करेंगे। इससे नीचे अगर किसी ने किसान से खरीदने की कोशिश की, तो किसान को राइट मिलना चाहिए कि देख भाई ऐसा कानून बनाओ कि वो जाए पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस वाला उसको अंदर कर दे कि तू किसान से इससे नीचे में खरीद के जा सकता है। जब कानून ये बोलता है कि उन्होंने एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर दिया है, उसके बाद देखिए आप, अब सरकार कहती है कि हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, मानते हैं सरकार के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो सरकार को ये चीज काम नहीं करना, मत करो। आपने क्या प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी करते हो, आप प्राइवेटाइज ही रहे हैं, आप कॉर्पोरेट्स को बीच में घुसा रहे हैं, भले घुसाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन वही चीज तो करिए कम से कम, कि उनको भी तो ये बोलिए कि भाई 23, अगर मैं आज के टाइम 25 रुपए एमआरपी फिक्स कर रहा हूँ, तो तुम भी इससे ऊपर ही लोगे, तो किसी भी किसान को क्या दिक्कत होगी, आप मुझे बताएं, क्या दिक्कत होगी। यहाँ तो आपने सिंपल से एक ऐसा तरीका बना दिया कि किसान जो है बेचारा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके फंस गया, एमएसपी के तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्या करेगा, वो बेचेगा उन्हीं लोगों को। अब जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, होल्डिंग की परमिशन आपने उनको दे दी है, वो होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद क्या है, स्कैरसिटी कॉज करेंगे, स्कैरसिटी कॉज करने से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, हायर प्राइस पे उसको बेच देंगे, फार्मर के पास तो कुछ नहीं बचा, बेचारा फार्मर लूट गया। वहीं पे अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आपने यहाँ पे किसान को तो बांध दिया आपने कि भाई वो तो बेचारा उस कंपनी को देना पड़ेगा, वो तो एक प्राइस पे फिक्स हो गया, वो तो उसी को देगा जिस मर्जी प्राइस पे कंपनी बोलेगी उसको। उसके बाद क्या करेंगे कि जब एक टाइम पे जब सरकारी गोडाउन खाली हो जाएंगे और सरकार जो है वो कहेगी कि जी हम एमएसपी प्राइस पे खरीदने को तैयार है, लेकिन किसान हमें बेच नहीं रहा है, तो किसान क्यों बेचेगा। किसान को तो आपने पहले प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया, अब वो तो उसका मजदूर बन गया, वो आपको कैसे बेच दें, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। अब ये आपकी जो ऑब्लिगेशन है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ये आप पूरी करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे कि जी हमारे तो खाना ही नहीं है, हम 1 या 2 रुपए या फ्री में भी कहाँ से दे, जहाँ पर है ही नहीं। आज आप उस किसान को भगा देते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तब जगह नहीं होगी और आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो सारा पैसा आपका बच गया। और वहीं पे क्या हो रहा, यही कंपनीज जिन्होंने अब जो किसान को मजदूर बना के बैठेंगे, ये क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट होता है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनीज होते हैं उनका एक थ्रेशोल्ड, यानी उनका रेवेन्यू का उनके प्रॉफिट का एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, उसके बाद उन्हें सरकार उनको सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना पड़ता है, राइट, कुछ करना पड़ता है सोसाइटी के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको बोलते हैं कि आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अब यही कंपनीज इस लूपहोल का कैसा फायदा उठाएंगी, यही जब इतने कम प्राइस में, यानी कि एमएसपी जिसका 25 था, आप उससे 15, 20, 10 रुपए में खरीद के आपने होल्ड कर रखा है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपना प्रोडक्ट तो 100, 200 रुपए में बेच रहे हैं, इनको तो कहीं पे इनको तो इतना मैनीफोल्ड प्रॉफिट हो रहा है कि पूछे मत। करेक्ट। उस मैनीफोल्ड प्रैक्टिस के बाद, उस मैनीफोल्ड प्रॉफिट के बाद जो इनके पास और होल्डेड सामान होगा, ये क्या करेंगे, इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे यही अनाज, यही सारी चीजें किसानों को अब मुफ्त में देना शुरू करेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखिए जी हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि एक तो हम किसानों से, और वो कैसे किसानों को मैनिपुलेट करेंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो वो क्या दिखाएंगे कि देखिए जी एक तो हम किसान को एमएसपी से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ऊपर से देखिए अब यहाँ पे जो गरीब है हम उनको भी फ्री में खाना बांट रहे हैं, तो हम देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी की चीजों को खरीदिए। लेकिन एक्चुअली में वो सीएसआर में जो कर रहे हैं उसमें भी अपना ही, उसमें भी कमा रहे हैं, उनको नुकसान तो किसी एंगल पे हो ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें करने के बाद, मतलब ये सारी चीजें करने से क्या होने वाला है, इसका आउटकम फ्रेंड्स मेरे को तो कभी कभी सोच के बहुत डर लगता है, क्योंकि इसका आउटकम सिर्फ और सिर्फ किसानों पे नहीं पड़ेगा, इसका आउटकम आपके और मेरे जैसे लोगों पे भी पड़ेगा। जो आज हम चावल शायद 100 रुपए किलो खरीदते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कितने का भी आ रहा है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर हम 100 रुपीज पर केजी भी राइस खरीद पा रहे हैं आज के टाइम में, एक टाइम अगर ऐसे आ गया कि वो चावल 500 रुपए किलो मिलेंगे ना, तो फ्रेंड्स आप और मैं, हम दोनों ही बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और एक सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि एमआरपी का। दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरा सोल्यूशन है ये जो 23 कैटेगरीज की लिस्ट है। देखिए सरकार क्या बोलती है, सरकार ये बोलती है कि देखिए जी हमारे पास जो ना गेहूं चावल तो भर भर के पड़ा है, लेकिन जो बाकी जो 23 में तो 2 चीजें हट गई, बची 21 चीजें। अच्छा 21 चीजें हमारे पास उसमें वो इतने ज्यादा लेवल पे नहीं है, तो हम आज भी वो
खरीदने को तैयार है, ठीक है, मतलब खरीदते वो भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं खरीदने को तैयार है। लेकिन आप एक बात बताइए ना, वो जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनकी तो उगाई में ही इतना ज्यादा इनपुट लग जाता है कि आउटपुट एमएसपी भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसानों को कब होता है? गेहूं और चावल पे ही तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर उनके माल जो है एमएसपी पे बिके तब उनको फायदा है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा में किसान बेचारे मजबूर हैं, चाहे उनकी जमीन लेट्स से किसी की जमीन है जो मक्का उगाने के लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत बढ़िया जमीन है, वो बेचारा उस जमीन को भी बहुत उस पे बर्डन डाल डाल के उस पर जबरदस्ती चावल और गेहूं उगाया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है चावल और गेहूं में ही प्रॉफिट है, उसको मक्के में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं फ्रेंड्स, तो इस कोरोना वायरस की पैंडेमिक के दौरान जो मक्का था ना, मक्के के जो रेट थे वो उस रेट पे आ चुका था मक्का जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बिका करता था। आप समझ रहे हैं कितनी बुरी हालत हो गई थी उस मक्के के फार्मर की? तो सोचिए मतलब कितनी ज्यादा आज के टाइम में भी अगर आप कहीं देखेंगे तो आप ध्यान कीजिएगा कि एमएसपी जो है ना मक्के का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो शायद 1800 रुपीज के आसपास है। करेक्ट, ये तो है जी एमएसपी। लेकिन बिकता कितने में आपको पता है मार्केट में? ये जो ट्रेडर्स खरीदते हैं वो खरीदते हैं 500 रुपए में। आप सोचिए 500 रुपए में उनको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि 18 तो उसकी एमएसपी है। क्या बेनिफिट मिल रहा है एमएसपी से? कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कोई भी किसान ये मक्का क्यों उगाएगा? चाहे उसकी जमीन कितनी फेवरेबल हो, वो उगाएगा ही नहीं। वो बेचारा जानबूझ के जाएगा गेहूं और चावल उगाएगा, और गेहूं और चावल उगाने के चक्कर में उसकी सॉइल क्वालिटी, उसकी लैंड क्वालिटी सब कुछ खराब हो जा रही है, दिन पे दिन बदतर हो जा रही है। वहां पे उसकी जमीन की वैल्यू खराब हो रही है, यहाँ पे उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से मेहनत उस बेचारे को सारी करनी पड़ रही है, वो मर रहा है। इसलिए किसान सुसाइड करते हैं। और जितने भी एक्सपर्ट, मैं पता है फ्रेंड्स, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट कर रहा था कि जितने भी एक्सपर्ट या जितने भी लोग अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि जी हम तो एक्सपर्ट है और किसान बेवकूफ है। ठीक है, और किसान बेवकूफ क्यों है? क्योंकि किसान पागल है। जब उसको पता है, सरकार उसको हर बार कह देगी गेहूं चावल मत होगा भाई, हमारे पास जगह नहीं रखने के लिए, तो कुछ और उगा ले। लेकिन अब आप मुझे बताएं फ्रेंड्स कि किसान बेवकूफ है या किसान इनसे ज्यादा एक्सपर्ट है? आप मुझे बताएं। आप इसे अपने एग्जाम्पल से समझें। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब आप देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक इंजीनियर है, ठीक है। अब जब भी कोई बच्चा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, ठीक है, जब वहां से पास आउट होकर निकलता है, तो उसको क्या दिख रहा होता है उसके दिमाग में? और स्पेशली अगर वो आईटी का बच्चा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आप कहना चाहें, उसके दिमाग में क्या सबसे पहली चीज होती है कि जी मुझे जो है ना इन्फोसिस में नौकरी मिल जाए। या अपना अपना सीवी देके बेचारा इन्फोसिस के बाहर घूमता रहता है, इन्फोसिस के पीछे भागता रहता है, इन्फोसिस, टीसीएस, एल। कोई भी आप में से ये नहीं चाहेगा कि जी आपको जो है ना टियर 3 फर्म में नौकरी मिले या टियर 4 में नौकरी मिले, या आप उसके पास जाएंगे नौकरी मांगने के लिए। अब आप बताइए क्यों नहीं जाएंगे? आपको ये पता है कि जो फैसिलिटी, जो सैलरी, जो सब कुछ, सारी पर्क्स आपको टियर 1 इन्फोसिस जैसी कंपनी में आपको मिलेगी, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आप भी सबसे पहले चीज वही चाहेंगे कि आपको उस टियर फर्म या कंपनी में नौकरी मिल जाए। तो उसी तरह से फ्रेंड्स एक बात बताइए, फार्मर बेवकूफ थोड़ी है जो अपनी जमीन को स्ट्रेस में डाल के और फालतू में वही चीज उगाएगा जिसके लिए सरकार बोल रही है हमारे पास जगह नहीं है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से पहला सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया एमआरपी वाला, उसी से निकलता हूँ। दूसरा सोल्यूशन जो मेरे को लगता है वो ये कि सबसे पहले तो ये 23 की जगह हटा के इस कैटेगरी की, इस लिस्ट की जो है कैटेगरीज बढ़ाई जाए, ज्यादा चीज की जाए, और एमआरपी की जो है गारंटी दे दी जाए फार्मर को कि देखिए अब आप इतनी चीजें और आप डिफरेंट वैरायटी की चीजें उगाइए, और जो हम एमआरपी फिक्स कर रहे हैं आप उसी पे उससे ऊपर ही बिकेंगी। तो कौन सा किसान ऐसा होगा, सोचिए, जो जब हर कोई गेहूं चावल उगा रहा है तो वो भी गेहूं चावल उगाने के लिए भागेगा? वो नहीं भागेगा ना, उसको कंपटीशन दिख रहा है, वो दूसरी चीज उगाएगा, कोई और तीसरी चीज उगाएगा। इस तरह से क्या है कि हमारे पास वैरायटी भी ज्यादा होगी, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को ही मिलेगा, क्योंकि जब हमारे पास वैरायटी की चीजें सरप्लस में होगी तो हम उस वैरायटी को ही एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा बूस्ट होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन आई डोंट नो, इतनी चीजें जो शायद इतनी चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं तो पता नहीं क्यों कोई और क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहा है। वेल फ्रेंड्स, इस अपडेट को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको इस तरह की लीगल एनालिसिस, हमारी फंडामेंटल एनालिसिस जो है इन करंट अफेयर्स की आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।